कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुका था। मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए सॉलिबिलिटी, दूसरा पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें सॉलिबिलिटी में ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड की सॉलिबिलिटी को जब हम वाटर में चेक करते हैं तो यदि वो कंपाउंड वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर जो मेन फैक्टर होगा सॉलिबिलिटी को डिस्कस करने के लिए वो होगा इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड विद वाटर। कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाते हैं। तो साहब दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो गए तो उसको हम बोलेंगे हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये साइज इंक्रीज करता है तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड की ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एज द साइज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड as the size of carboxylic acid increases, मतलब molecular weight increases। अगर molecular weight increase करता है तो extent of intermolecular H bond decreases। और जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड डिक्रीज करता है तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ट्रू होता है कि सॉलिबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। जो सॉलिबिलिटी है वाटर की वो क्या करती है साहब, डिक्रीज करती है। चाहे हम एल्कोहल की बात करें, चाहे आप एल्डिहाइड की बात करें, चाहे आप कीटोन की बात करें, चाहे आप 1 डिग्री एमाइन की बात करें, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें। जितने भी मॉलिक्यूल मैंने आपको बोले वो सभी वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाते हैं जेंटलमैन। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड डिक्रीजेस, सॉलिबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intermolecular H bond, directly proportional to surface area, inversely proportional to branch। कॉन्सेप्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द packing of the molecule, जो भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जेंटलमैन गिवन है उसकी पैकिंग दो प्रकार की हो सकती है। वो पैकिंग मतलब उसमें वो पैकिंग क्या हो सकती है साहब, वो पैकिंग वीक हो सकती है, वीक पैकिंग,
पैकिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है। वीक पैकिंग का मतलब होता है कि अनबैलेंस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और स्ट्रॉन्ग पैकिंग का मतलब होता है जेंटलमैन बैलेंस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब वीक पैकिंग होती है तो नंबर ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, खाली स्थान ज्यादा होते हैं, रिक्तियां ज्यादा होती हैं। स्ट्रॉन्ग पैकिंग में नंबर ऑफ वॉइड्स लेस होते हैं, कम होते हैं, खाली जगह कम होती है। तो ध्यान देना है जेंटलमैन कि स्ट्रॉन्ग पैकिंग अगर है तो मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ पैकिंग। पैकिंग स्ट्रॉन्ग होने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है जेंटलमैन, ज्यादा हो जाता है। तो अगर मॉलिक्यूल कैसे रखा हुआ है, देखिए इस तरह से अगर मॉलिक्यूल रखा हुआ है, यू कैन सी दैट यहां पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इस डायरेक्शन में फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इधर भी इस डायरेक्शन में, मतलब आप देखो कि यू कैन चेक दैट ये सेम साइड है। तो जब सेम साइड होगा जेंटलमैन तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो बैलेंस नहीं होंगे। कैसे होंगे, अनबैलेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अनबैलेंस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब अनबैलेंस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इज लो। इस केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा। अगर मैं इसी में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करूं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये आप देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। और जब अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है जेंटलमैन तो यहाँ पर ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो कैसे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इज हायर। तो ध्यान दें कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, मतलब नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड melting point is higher।
यदि कार्बन एटम्स इवन नंबर में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो हायर होंगे, और अगर ऑड नंबर में होंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो लोअर होंगे जेंटलमैन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है कि 3 पॉइंट्स पे क्वेश्चन, बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी, जिसमें सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही फेवरेट टॉपिक हैं एग्जाम्स के, वो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अब हम लोग बच्चों रुख करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज जिनको आप केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो आपको पता ही है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में यदि मैं एक प्रोटॉन निकाल दूं तो जो बनता है उसे कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन को ही एनाइन बोलते हैं। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना होता है कि इफ दिस एनाइन इज स्टेबलाइज्ड by any factor, यदि ये कार्बोक्सिलेट आयन जेंटलमैन किसी फैक्टर के द्वारा, इफ दिस एनाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय एनी फैक्टर लाइक रेजोनेंस, then the acid corresponding to that anion becomes more acidic। ये थंब रूल है जेंटलमैन कि यदि आपके पास कोई एसिड है, वो एसिड इनऑर्गेनिक हो सकता है जेंटलमैन, वो एसिड ऑर्गेनिक हो सकता है, और जैसा कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यदि कोई मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में H+ को रिलीज करता है तो उसे आर्हेनियस एसिड बोलते हैं। ब्रॉन्स्टेन कहते हैं कि यदि कोई मॉलिक्यूल नॉन एक्वस कंडीशन या बिना मीडियम की कंडीशन में प्रोटॉन डोनेट करता है, रिलीज करता है, तो उसे ब्रॉन्स्टेन एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन निकलने के बाद जो बचता है उसे एक्चुअली में कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। सो RCOO minus is CB, conjugate base of monocarboxylic acid RCOH। You can see that gentlemen कि RCOO minus इसमें
हम रेजोनेंस करा सकते हैं और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है जेंटलमैन। और यहाँ पर हम ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं। हम यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन का ये रेजोनेंस हाइब्रिड हम बना सकते हैं और इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स रह सकता है जेंटलमैन। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि रेजोनेंस से ये जो एनाइन है वो स्टेबलाइज हो रहा है। और यहाँ पर हम अगर के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं RCOO माइनस कॉन्सेंट्रेशन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई RCOOH। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा सब? Ka मिल जाएगा। Ka इंक्रीजेस, ध्यान देना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर हम कंपैरिजन करें एसिड में तो ध्यान देना है कि Ka जितना ज्यादा होगा, Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी जेंटलमैन। ध्यान देना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज Ka इंक्रीजेस। Ka में यदि मैं -log(10) पे ले लूं तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसे pKa बोलेंगे। तो एज Ka इंक्रीजेस pKa डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ये आपको ध्यान देना। जैसे एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड हुआ, ये प्रोपेनोइक एसिड होगा। देख रहे हैं ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ध्यान देना कि एज द हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीजेस, Ka decreases, pKa increases, acidic strength decreases। जैसे जैसे ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जेंटलमैन इंक्रीज करता है तो Ka की वैल्यू कम हो जाती है, pKa इंक्रीज कर जाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या कर जाती है? ये ध्यान देने वाली बात है कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाती है। ये एसिडिक नेचर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक H, क्योंकि जो H ऑक्सीजन से कनेक्ट है और जिसके निकलने पे कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हुआ, उसकी चर्चा हम करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम एसिडिक H की चर्चा कर सकें। एसिडिक H कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, sp कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, एसिड। ये आपको ध्यान देना है कि कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो H है वो एसिडिक है। अब ये जो H एसिडिक होगा तो इसकी वजह से कुछ रिएक्शंस होंगी। तो हम सेक्शन ए सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
सेक्शन ए क्या आना है, रिएक्शन ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू एसिडिक एच। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू एसिडिक एच, इसको हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और कोई हम एक्टिव मेटल ले लें, एक्टिव मेटल, तो एक्टिव मेटल अगर हम ले लें तो RCOOM बनेगा और आधा मोल हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी जब। ये जो एक्टिव मेटल है वो सोडियम या पोटेशियम हो सकता है, सोडियम या पोटेशियम हो सकता है। तो जैसे मान चलो कि एसिटिक एसिड है और इसमें एक सोडियम का टुकड़ा डाल दिया जाए तो सॉल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। जेंटलमैन बड़ा थंब रूल है, 10th क्लास में पढ़ते हैं कि एसिड और प्लस बेस, इससे क्या बनता है, सॉल्ट, और साथ में वाटर। ये थंब रूल है, लेकिन ये रूल कितने तरीके से यूज किया जा सकता है कि साहब बेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। बेस मेटल है कि मेटल हाइड्राइड है कि मेटल हाइड्रोक्साइड है कि मेटल कार्बोनेट है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाती है। मेटल है तो हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाता है, वाटर इवॉल्व हो जाता है कई बार, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है। तो ध्यान देना है कि रूल वही है जो हमने 10th में पढ़ा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये H प्लस यहाँ से निकल रहा है और ये जो हिस्सा है ना, ये इस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज कॉल्ड सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट। तो हम और भी रिएक्शंस बड़ी आसानी से लिख सकते हैं जनरल में। कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो जेंटल में और मैं सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये H और ये यहाँ से क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा जेंटल में। तो फिर से सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और अब की बार 1 मोल हाइड्रोजन बन जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मेरे पास एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड को 1 मोल सोडियम हाइड्राइड से ट्रीट कराया जाए तो सोडियम एसिटेट बन जाएगा जेंटलमैन और साथ में 1 मोल हाइड्रोजन बन जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी जेंटलमैन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अगर मैं यहाँ पर NaOH ले लूँ तो इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं जेंटलमैन। ये एसिड है, कहने को ये भी एक वीक एसिड है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन है जेंटलमैन।
और यहाँ पे क्या बनने वाला है, RCOONA, और साथ में अब की बार वाटर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से H निकलना है हर बार, और यहाँ से ये OH को कैप्चर कर लेगा और वाटर बन जाएगा। जैसे मान चलो कि प्रोपियोनिक एसिड हो, और प्रोपियोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ कराई जाए तो क्या बन जाएगा, CH3CH2COO बन जाएगा, जिसको आप सोडियम प्रोपियोनेट बोलेंगे, और साथ में वाटर बन जाएगा। हम इसे ऐसे भी करा सकते हैं कि मान चलो ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो और आप NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो मैं पढ़ रहा हूं एसिडिक H की वजह से रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दूं जेंटलमैन, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट बनेगा, और साथ में ये यहाँ से H+ निकलेगा जेंटलमैन, ये बाइकार्बोनेट आयन है तो H2CO3 बन जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो दिस वन इज कार्बोनिक एसिड। ध्यान देने वाली बात है कि कार्बोनिक एसिड का जो एनहाइड्राइड है वो CO2 होता है, और ये नेचर में एसिडिक होता है, ध्यान दें, और ये भी जो है डाइबेसिक एसिड। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मैं एसिडिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि H के निकलने पर कार्बोक्सिलिक एसिड हो और R-X के साथ रिएक्शन करा दी जाए, जिसे आप बोलते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो ये देखिए कैसे ब्रेक होता है, दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। यहां से H+ निकला तो ये अटैक करेगा इसमें, तो ये देखिए क्या हो रहा है, यहां पर साहब ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एल्काइल एल्केनोइड, एल्केनोइड एस्टर। सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ध्यान देना है कि ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब कि अगर आपके पास एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड को मैं ट्रीट करा रहा हूं CH3CH2Cl, तो क्या बन जाएगा, यहां से ये ब्रेक होगा और ये बन जाएगा जेंटलमैन CH3COO-C2H1। So you can say that you got favorite ester and it is called ethyl acetate. आप इसे क्या बोलते हैं, इथाइल एसीटेट, जिसमें फ्रूटी स्मेल आती है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दूं RCOOH
ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लें GR, जिसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं R'(mgx). तो ये कैसे ब्रेक होता है साहब, इसमें कार्बन आयन बनता है तो R' माइनस बनेगा और mgx क्या बनेगा प्लस। यहाँ से ये निकल रहा है तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं क्या बन जाएगा साहब, RCOO R' बन जाएगा। दिस वन अगेन चेक कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड हो आपके पास और रिएक्शन करा रहे हैं CH3CH2MgBr के साथ। CH3CH2MgBr के साथ रिएक्शन करा है, यहाँ से ये प्रोटॉन निकलेगा जेंटलमैन और यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, तो ये कार्बन आयन यहाँ पे जुड़ेगा जाके और ये हो जाएगा CH3COO C2H2 अगेन, और क्या बनेगा Mg यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब हम R'(mgx) एक्चुअली में एक्टिव एच ले रहा है R'(mgx), तो R'(mgx) तो यहाँ पे R'(H) बन जाएगा और ये दूसरा कंपाउंड जो भी होगा वो इस तरह से, तो मेन कंपाउंड ये है अल्केन। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट हर उस सब्सटेंस से जिसके पास एक्टिव एच होता है लेकर के क्या बनाता है, अल्केन बनाता है। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है वो और रिएक्शन में कराऊं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट इज कॉल्ड GR ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये एक्टिव एच ले लेगा और ये क्या बना देगा, इथेन बना देगा। अगर मैं इस तरह से साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लूं मैं और CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये इस तरह से यहाँ से ये ट्रैप करता है और क्या बना देगा, मीथेन बना देगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है जेंटलमैन कि आप एसिडिक H मतलब H को निकाल करके कितने तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं। अगर मान चलो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसे ट्रीट करा रहे हैं NaOH से, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे क्या बनेगा। और NaOH के साथ हमने लिया है ClCOCH3, मतलब ये एसिड हैलाइड लिया, दिस वन इज एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड मतलब इसे मैं बोल सकता हूं एसिटल क्लोराइड, तो यहां से ये H ही निकलना, तो यहां से ये Cl, तो देखिए क्या बन जाएगा RCO और ये O कॉमन होगा और ये देखिए ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। वेरी इंटरेस्टिंग। तो किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बना सकते हैं, यस। कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बना सकते हैं, यस। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हैं, यस। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप देख रहे हैं कि क्या सॉल्ट बना सकते हैं, यस। और ये सभी रिएक्शन जेंटलमैन ड्यू टू एसिडिक एच, CH3 क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि CH3CH2 ये प्रोपेनोइक एसिड है और इसको ट्रीट कराया जाए NaOH के साथ, तो ये तो सिंपल बन जाता। लेकिन अगर मैं एसिटल क्लोराइड भी ले रहा हूं तो यहाँ पे CH3CH2 COCH3, you can see that gentlemen
कि ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड बना, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के एनहाइड्राइड होते हैं, एक सिंपल होता है और एक मिक्स होता है। तो एसिडिक एच के चलते, एसिडिक एच के चलते आप एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, आप एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, आप NaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, NaHCO3 के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। और तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि आप डाईएजोमीथेन CH2N2 की प्रेजेंस में हीट करा सकते हैं, तो भी एस्टर का फॉर्मेशन। CH2N2 is called डाईएजोमीथेन। तो डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्शन कराने पर, डाईएजोमीथेन के साथ जेंटलमैन रिएक्शन कराने पर मैं अगर यहाँ पे इथेनोइक एसिड ले लूँ जेंटलमैन, जिसे आप विनेगर बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। और अगर डाईएजोमीथेन के साथ हीट करा दिया जाए तो उसमें H2 निकल जाती है, क्या बन जाएगा CH3COOCH3, इट इज कॉल्ड मिथाइल एसीटेट। तो मिथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा जेंटलमैन, जिसको आप मिथाइल मिथेनोइड भी बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा समझ में आने चाहिए कि मान लो कि एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया जाए, ये टॉल्वीन है, मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड को अगर कास्टिक सोडा के साथ हीट कराया जाए तो ये सॉल्ट बन जाएगा, जिसे आप बोलेंगे सोडियम बेंजोइट। तो इस तरह के आप छोटे छोटे कन्वर्जन कर सकते हैं। मतलब अगर बेंजीन हो आपके पास और बेंजीन पे फ्रीडल क्राफ्ट करा दिया जाए तो टॉल्वीन बना सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में करा दूँ क्लोरीनेशन तो फिर CH2Cl बन जाएगा, जिसको आप बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। और ये बेंजाइल क्लोराइड में अगर एक्वस OH करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा साहब, ये बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। और बेंजाइल एल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो बेंजल्डेहाइड बन जाएगा। और बेंजल्डेहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, इस बेंजल्डेहाइड में हम रीमर्जीवेट करा सकते हैं। तो जेंटलमैन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ढेर सारे कंपाउंड्स को एक साथ लेकर के तभी चर्चा कर सकते हैं जब आपको ढेर सारे रिएजेंट और ढेर सारी रिएक्शंस याद हैं। आप छोटे छोटे कन्वर्जन कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, हाइड्रोलाइसिस 3 पॉइंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यदि ये 5 पॉइंट आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 75% क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला जो सेक्शन होगा वो सेक्शन बी की चर्चा हम करेंगे
reactions due to hydroxyl group। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम गौर से लिखें, मतलब मैं आपको बता दूं कि जब आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें तो आप इसकी सेगमेंट बना लें। ये सेगमेंट ई बताया मैंने, सेगमेंट ए बताया मैंने जब मैं H+ निकाल रहा हूँ। मैं सेगमेंट बी की बात करूंगा जब मैं OH निकालूंगा। मैं सेगमेंट सी की बात करूंगा जब मैं COH की बात करूंगा। और मैं सेगमेंट डी की बात करूंगा जब मैं अल्फा कार्बन की बात करूंगा। तो इस तरह से हम 4 टाइप की रिएक्शंस और कुछ अलग से रिएक्शंस होंगी, उनको भी हम पढ़ लेंगे। तो 4 टाइप की रिएक्शंस की चर्चा हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जिसमें हम सेक्शन बी पे आ गए, रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब जो भी रिएक्शन होंगी उनमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की चर्चा करेंगे। तो अगर RCOOH की बात की जाए और हेलोजन एसिड या हम कहें हाइड्रोजन हैलाइड की प्रेजेंस में हीट करा दिया जाए, तो ये OH को निकलना पड़ेगा और यहां पर X आना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एसिड हैलाइड। इंट्रोडक्शन ऑफ X, इंट्रोडक्शन ऑफ X जेंटलमैन, इंट्रोडक्शन ऑफ X देख रहे हैं। X एक्चुअली में क्या है? X माइनस। X माइनस को क्या बोलते हैं? हैलाइड आयन। और OH माइनस यहाँ पे क्या है? लीविंग ग्रुप। OH माइनस इज behave as लीविंग ग्रुप। इसीलिए मुझे हीट करना पड़ता है। नॉर्मली आप देखें कि जब RX में जब हम RX को बनाते हैं, जब हम RX को बनाते हैं तो एल्कोहल से बनाते हैं। तो एल्कोहल को जो हम ट्रीट कराते हैं HCl के साथ, तो वहां पे भी कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ता है जेंटलमैन, मतलब थोड़ी सी हीटिंग करानी पड़ती है, तभी वो जो OH है उसके स्थान पर X आता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्कोहल बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्कोहल। RX में अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सबसे पॉपुलर केस जो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो सबसे पॉपुलर केस हैं वो सब क्या है? RX, मतलब हेलो अल्केन, जिसमें हम 4 प्रकार की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक तो होता है SN1, एक होता है SN2, एक होता है SNI और एक होता है SN2TH। तो ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप है और एक तरह से ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर एसिड हैलाइड बना देते हैं। क्या बना? एसिड हैलाइड। मतलब एसिड हैलाइड is a halogen derivative of कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने एसिड डेरिवेटिव को बनाना भी सीख लिया। अभी आप थोड़ा सा इस बात पे फोकस करें कि अभी हमने इसके पहले जो रिएक्शन सीखी थी उसमें कई बार एस्टर बना रहे थे, है ना। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि एसिड हैलाइड, जिसको आप बोलते हैं RCOX, एसिड एमाइड, जिसको आप बोलते हैं RCONH2,
एस्टर, जिसको आप बोलते हैं RCOR डैश, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला इस तरह से आप लिखते हैं और अभी आपने बनाया भी था। ये मिक्स भी हो सकता है और ये सिंपल भी हो सकता है। तो ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये भी RCOR हो सकता है। तो ये सभी क्या है, एसिड के डेरिवेटिव है, सब एसिड डेरिवेटिव्स। तो ये कई बार इसी में चलेगा कलेक्टिवली साथ में, ध्यान दें मैं सेपरेट बात नहीं करूंगा, कलेक्टिवली चलेगा। मतलब मैं एसिड के डेरिवेटिव भी बनाता जाऊंगा और एसिड के डेरिवेटिव की रिएक्शंस भी कराता जाऊंगा। तो जैसे मान चलो कि करें अगर हम लोग ये केस के साथ एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड को हीट करा रहे हैं HCl के साथ, तो साहब क्या बन जाएगा, एसिटल क्लोराइड बन जाएगा, है ना। एसिटल क्लोराइड बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर, क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर कैन टेक प्लेस। अब ध्यान ये देना है कि अगर हम इंटरेस्टिंग हैं जेंटलमैन, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू मेक द एसिड हैलाइड फ्रॉम द एसिड, यदि हम एसिड से एसिड हैलाइड बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यू हैव टू सर्च, आपको यू हैव टू टेक द हेलोजन सोर्स, आपको हेलोजन का सोर्स लेना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, अभी हमने HX लिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप करना, जरा रिवीजन करना। PCl5 ले सकते हैं, PCl5 नहीं भी ले सकते हैं, SOCl2 ले सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड ले सकते हैं और आप एसिड हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान दें, HX ले सकते हैं, HX में स्पेशली HCl ले सकते हैं, आप PCl5 ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, आप SOCl2 ले सकते हैं, थायरोइड क्लोराइड, और प्रत्येक केस में आप एसिड हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। एसिड हैलाइड मैंने लिख दिया, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, इन सबको आप एसिड से बना सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल रिएक्शंस के चलते, एंड ऑल दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एसिड डेरिवेटिव। तो ये बीच में बनेंगे भी, इनकी हम रिएक्शंस भी सीखेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं। रिवीजन करिएगा आप ये सेक्शन और दूसरा ए सेक्शन, जिसको आप कंटिन्यू करें, प्रैक्टिस करिएगा, एसिडिक एच का डिस्कशन करिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिवीजन करिएगा। इट इज रनिंग द एंड पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड मेल रिएक्शन, HPZ आएगी इसमें। बाकी ये सारी रिएक्शंस बहुत ही सिंपल है और कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।